हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। और कश्मीर के हवाले से क्यों? वैसे तो हम अक्सर सुनते रहते हैं कश्मीरी पंडित्स का जो इशू हुआ था 90s में, वो एक तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन अभी गुज़िश्ता दिन जो एक राहुल भट्ट साहब कश्मीरी पंडित थे बडगाम में, उनको गोली मारी गई। कौन है इन चीज़ों के ऊपर, इनके पीछे क्या है, क्या नहीं है, कहानी क्या है? इस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ जो जेकेएलएफ के लीडर यासीन मलिक जो इंडियन जेल में, तिहाड़ जेल में ग़ालिबन वो कैद हैं, उनके हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही है पाकिस्तान में। उनके बारे में भी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या एक तो मुकदमात क्या और अभी आगे जाके क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अब बात करेंगे। कश्मीरी एक्टिविस्ट एंड कश्मीरी पंडित के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया अमित रायना साहब। अमित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। रायना साहब, एक तो ये है कि जो अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है एक दिन पहले बडगाम में, क्या है कि अभी भी जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मतलब थ्रेटन किए जा रहे हैं या फिर उनको अब भी खतरा मौजूद है। हालाँकि वहाँ पे एक होल्ड है इस वक़्त हिंदुस्तान का या वहाँ की फ़ौज का या बाकी जो लोग हैं वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ का। नहीं, देखिए, कश्मीरी पंडित हमेशा थ्रेट में थे और पिछले 1 साल में खासकर और पिछले 6 महीने में तकरीबन 14 हिंदुओं को मार दिया गया है कश्मीर में और ये सब टारगेटेड किलिंग है। सबको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, गैर मुसलमान थे और इस कारण और कल जो किलिंग हुई है राहुल भट्ट की, वो भी इसीलिए हुई है कि वो हिंदू थे और उन्हें मारा गया। बड़ी ऐसी मास किलिंग नहीं थी। अंदर गए, अंदर जो लोकल मुस्लिम्स थे उनको वैकेट करने को कहा गया और उसके बाद राहुल भट्ट को आइडेंटिफाई करके उन्हें मार दिया गया। तो ये बड़ी ही क्लियर टारगेटेड किलिंग थी, अनफॉर्चुनेट किलिंग थी, मगर हैं और आज भी कश्मीरी पंडित वल्नरेबल हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और आज भी टेररिस्ट के उस पे है। अच्छा जी, रायना साहब, एक चीज़ और है कि इसका मतलब है कि इसके पीछे जो भी आप उनको कहें, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान की हुकूमत उनको ये कहती है कि जी वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं या जो भी है, लेकिन मासूम लोगों को मारना, वो पाकिस्तान में कोई किसी को मारता है, आम शहरी को, या हिंदुस्तान में या कश्मीर में या किसी भी जगह मारता है, मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। कौन से ग्रुप हैं जो अभी तक इतने एक्टिव हैं कि ग़ालिबन ये मेन इलाका है कश्मीर का जहाँ पे इस तरह की टारगेट किलिंग करने की ताकत है उनमें? नहीं, देखिए, एक्टिव ग्रुप तो आज भी जैश और एलईटी हैं, हालाँकि नाम बदल दिए हैं। अब जी। मल्टीपल नेम्स से काम करते हैं जम्मू कश्मीर में। जो कल की किलिंग हुई थी द रेजिस्टेंस फोर्स करके, कश्मीर टाइगर्स करके एक फोर्स है, उन्होंने किलिंग क्लेम करी है। इसके अलावा द रेजिस्टेंस फोर्स करके एक और है जो ऑफशूट्स हैं सारी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की। तो प्रेडोमिनेंटली जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये 2 ऑर्गनाइजेशंस आज सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं कश्मीर वैली राइट। अच्छा, एक और इशू आ रहा है डीलिमिटेशंस के हवाले से, कि अभी ग़ालिबन उसका जो आप लोग का जो कमीशन था 3 लोगों पे मुश्तमिल था, उसने डीलिमिटेशन की है कश्मीर की। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इसमें जो कश्मीर है उसकी सीट्स कम हुई हैं या फिर सिर्फ 1 सीट का इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन जम्मू की सीट्स बढ़ गई हैं और मेजॉरिटी को मतलब कन्वर्ट किया गया माइनॉरिटी में। इज़ इट ट्रू या मतलब पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है? अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में कौन है। अगर मुसलमान मेजॉरिटी है तो वो उसकी सीटें कम नहीं हुई है। अगर ओके। कश्मीरी मुसलमान उनके लिए मेजॉरिटी है और बाकी मुसलमान उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं तो शायद जी। सीटें तो फिर भी कम नहीं हुई है, बट हाँ, बाकी मुसलमानों को शायद ज्यादा हक दे दिया है। ये जरूर अच्छा। हुआ है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हुँ। उसमें सीटों को कहीं भी फेरबदल लो वो अल्टीमेटली बेनिफिट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ही करता है। कश्मीर प्रोविंस 99% मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और जम्मू में हुँ। तकरीबन 60% के ऊपर मुसलमान रहते हैं। वहाँ भी पूरे प्रोविंस में हिंदू माइनॉरिटी में है। कुछ सिटी कुछ एरियाज है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में, बट ओवरऑल प्रोविंस में माइनॉरिटी में।
हुआ ऐसा है कि 2 चीज़ें करी गई हैं। एक कश्मीर की 1 सीट बढ़ा दी गई है और जम्मू प्रोविंस की सो कश्मीर जम्मू प्रोविंस 43 सीट्स हो गया है। 6 सीटें बढ़ा दी गई है 37 से और कश्मीर की 47 सीट्स कर दी गई है 46 से लेकर। ये हमेशा जम्मू रीजन के साथ एक डिसएडवांटेज रहा है। एक बड़ा एरिया है ज्योग्राफिकली, पॉपुलेशन के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा एरिया है। 2011 का सेंसस कहा जाता है कि फज किया गया है, नहीं तो जम्मू का पॉपुलेशन कहा जाता है कि कश्मीर से ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर सिर्फ बेसिस लिया जाए तो उसमें जम्मू का हक ज़्यादा बनता है। उसके अलावा जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है उसमें काफ़ी और भी पॉइंट्स होते हैं। पॉपुलेशन डेफिनिटली मेन क्राइटेरिया होता है, उसके अलावा डेमोग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होती है और बैकवर्डनेस भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होती है और उस सबको मद्देनजर रखते हुए जम्मू की कुछ सीटें बढ़ा दी गई और कश्मीर की 1 सीट बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आज भी मेजॉरिटी में रहेगा उन सीटों के और मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं होगा। कश्मीरी मुसलमान इसलिए नाराज है कि कहीं न कहीं जो पहले उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी 46 वर्सेस 37 में, वो आज शायद गैप कम हो गया। इसमें देखिए जो गुज्जर बकरवाल समाज है जम्मू कश्मीर में वो वो मुस्लिम समाज है। अनलाइक रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे गुज्जर बकरवाल हिंदू भी है, मुसलमान भी है और नॉर्थ इंडिया में अधिकतर हिंदू है। कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय सारे के सारे मुसलमान हैं और उनके लिए भी सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंदर क्योंकि ये माना जाता है कि पिछले 70 साल में और ये सच्चाई भी है कि 70 साल से उनको जो उनकी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए थे नहीं मिले हैं और उसका ख्याल रखते हुए उनके लिए सीट्स रिजर्व करी गई हैं। वो भी मुसलमान हैं और अगर अब कश्मीरी मुसलमान या पाकिस्तान जी। उनको मुसलमान नहीं मानता तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वो भी मुसलमान है, उनके हक स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट जो हमारे यहाँ है जी। उनकी कुछ रिजर्वेशंस हुई है। उसके अलावा प्रपोजल है कि जो कश्मीरी डिस्प्लेस समुदाय है, जिसमें कश्मीरी हिंदू भी आता है, कश्मीरी पंडित भी आता है, जिसमें कश्मीरी सिख भी आता है और उसमें कश्मीरी मुसलमान भी आता है, जो डिस्प्लेस समाज है, उनके लिए 2 सीटें नॉमिनेट करी अच्छा, इसका मतलब है कश्मीरी पंडित्स के लिए तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ बड़ी हौसला अफ़ज़ा है। बाकी भी जो भी डिस्प्लेस्ड लोग आप कह रहे हैं, लेकिन क्या अब वो लोग वापस जो बाकी इंडिया के बाकी शहरों में रह रहे हैं और उस वक़्त निकल आए थे, तो क्या जब उनके लिए 2 सीट्स मुख़्तस हो गई हैं, तो वो वापस जाएँगे या क्या उसका कोई तरीक़ाकार नहीं, क्या नहीं, होगा? जो जो लोग डिस्प्लेस्ड कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, ओके। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलिजन दे कम फ्रॉम, उसमें अधिकतर कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं। जी, जी। और उनके लिए असेंबली में 2 सीटें नॉमिनेट करी जाएँगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के असेंबली का क्या है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो जी। ब्रिटिशर्स ने रिक्वेस्ट करके हमारे संविधान में एक प्रावधान किया था, इसमें एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें रिज़र्व करी गई थी क्योंकि कहा गया था इनके नंबर्स इतने छोटे हैं कि इनकी पॉलिटिकल वॉइस शायद हो ना हो। इसी तरह जम्मू कश्मीर में कहा गया क्योंकि आज समुदाय पूरे स्टेट में स्कैटर्ड है, वोटिंग बड़ी लिमिटेड है, रह गई है जम्मू कश्मीर में और एक और नंबर भी साइजेबल नहीं है कि शायद पॉलिटिकल वॉइस हो, तो उनको पॉलिटिकल वॉइस देने के लिए ये नॉमिनेशन की फैसिलिटी ओके, दैट्स ग्रेट। लाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक रायना साहब एक चीज़ आपसे समझनी है डिलिमिटेशन के हवाले से। पाकिस्तान का तो ठीक है, मैं उस पे इसलिए बात नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान करता है, कहता भी है इस तरह की चीज़ों पे एक कहता है हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कश्मीर, तो वहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो उस पे बात की जाती है। वो ऐसी कि आज एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, वो उन्होंने भी डिलिमिटेशन के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है इसको कि ये मेजॉरिटी को मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? चले मैं पाकिस्तान की पॉलिसी की इसलिए मैं बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान देखिए लाज़मी सी बात है देख पाकिस्तान ने वो बात करनी है कि वो जो उनको सूट करती है। लेकिन ओआईसी तो एक डिफरेंट फोरम है। आप लोगों के साथ ज़्यादा बेहतर हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ उन ममालिक के। नहीं, देखिए उसमें पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है ओआईसी में और कहीं न कहीं जी, पाकिस्तान कई बार नाराज़ हो जाता है, तो उसको मनाने के लिए ओआईसी स्टेटमेंट दे देता है और उसके मीनिंग ज़्यादा होते नहीं है। हाँ, मगर ये माइनॉरिटी कैसे होता है मुझे नहीं समझ आया क्योंकि जी, जी। एक स्टेट में एक पॉपुलेशन है 1.2 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें सर्टेन सीटें थी, उन सीटों को रीअलाइन करके और उसमें सीटों की बढ़ोतरी करके उन्हीं 1.2 करोड़ में ही रह गई हैं वो।
तो कौन मेजॉरिटी हुआ कौन माइनॉरिटी हुआ मुझे नहीं पता। कश्मीर में 46 सीटें आज 47 हो गई हैं, कहीं पर भी सीट कम नहीं हुई है। अब अगर पाकिस्तान को तकलीफ है कि जम्मू के मुसलमानों को क्यों एडिशनल सीटें दी गई है, तो उसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ये पाकिस्तान को ही जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या जम्मू के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं, क्या जी। वो सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों को ही मुसलमान मानते हैं। ए 1.2 करोड़ पॉपुलेशन में लाइन्स हैव बीन रीड्रॉन टू गिव इक्वल बेनिफिट टू एवरीवन। अब जैसे असेंबली की जो ये पार्लियामेंट की जो सीटें हैं, उनमें क्या किया गया है कि 3 सीटें हैं और सॉरी 5 सीटें हैं, 5 सीटों को इक्वली डिवाइड किया गया है 90 में, कि ताकि 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हर किसी के पास आ जाए। तो हर तरह से प्रयास किया है कि इक्वलाइज किया जाए और सबको बराबर का हक दिया जाए। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो गांधीनगर की जम्मू की सीट है, उसमें वोटिंग पॉपुलेशन थी 2.25 लाख की, और जो आपकी गुरेज की सीट थी उसमें थी कुछ 22,000 की। तो डिस्पैरिटी थी, उसको एडजस्ट किया गया है ताकि सबको जो हक है वोटिंग का और सब जो पॉलिटिकल वॉइस है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबकी बराबर हो एक सरकार बनाने में, एक पॉलिटिकल नुमाइंदे को चुनने अच्छा, राइट सर, ये वजह तो नहीं है कि आप में। कह रहे हैं कि इनफैक्ट आपको जम्मू। एक इंटरेस्टिंग बात जी, जी, प्लीज़, बताऊंगा। प्लीज़, प्लीज़। कश्मीर की श्रीनगर कश्मीर में 2 सीटें थी जहां पे कश्मीरी पंडितों का वर्चस्व था। कुछ दे हैड स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आई वुडंट से दैट उनके नंबर इतने थे कि वो बाकी को हरा सके, मगर नंबर सिग्निफिकेंट थे। और वो एक थी हब्बा कदल की सीट और एक थी सनवार की सीट। वो दोनों सीटें दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आज खत्म करके लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसीज में मर्ज कर दी गई हैं। और अगर सरकार का ये प्रयास होता कहीं कि मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम्स को माइनॉरिटी करना है, तो शायद उस सीटों को और छोटा करके कश्मीरी पंडितों को एडिशनल नंबर देते। आज कश्मीरी पंडित जो 2 सीटों पे भी कुछ नंबर्स रखते थे वैल्यू के, आज वो भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उन सीटों को भी रीड्रॉ कर दिया गया ओके, अच्छा, एक चीज़ और आपने जम्मू की बात की कि जम्मू में भी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, बाकी कश्मीर में भी है। तो पाकिस्तान नहीं समझते, ये तो नहीं है कि जम्मू के जो लोग हैं वो हो सकता है पाकिस्तान को उस तरीके से वो मतलब सपोर्ट ना करते, हिंदुस्तान के ज़्यादा करीब हो, जो बाकी कश्मीर के कुछ लोग हों वो पाकिस्तान, ये वजह तो नहीं आपको नज़र आ रही? है। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का 90% एरिया कश्मीर से नहीं आता, वो जम्मू से आता है। हुँ, मुझे लगता है मुजफ्फराबाद को छोड़कर बाकी सारे के सारे एरिया जो हैं ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली जम्मू के एरियाज हैं। जी, और जी। तो ये देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि कश्मीर की सीटें कम नहीं हुई हैं। अगर ये कोई कहता है कि कश्मीर की सीटें कम हुई, तो वो गलत बात कह रहा है, क्योंकि कश्मीर की जो सीटें हैं वो तकरीबन तकरीबन उतनी ही रही है, इनफैक्ट एक बढ़ गई है। तो सीटें कम होने का तो सवाल ही नहीं है। और इसमें जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं है। इस बार इनफैक्ट अगर आप देखें, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसने इस बार एक बहुत ही उम्दा कदम उठाया। पहले क्या होता था कि जम्मू को एक अलग तरीके से देखा जाता था, कश्मीर को एक अलग तरीके से देखा जाता था, जब तक लद्दाख था उस लद्दाख को भी एक अलग तरीके से देखा जाता था। मगर राइट। अब इन्होंने पूरे स्टेट को, आज केंद्रीय शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, पूरे यूनियन टेरिटरी को एक नजरिए से देखा है और एक यूनिट समझकर उसके साथ एक्शन किया। अच्छा, राइट सर, एक यासीन मलिक साहब के हवाले से एक खबर मैं आज पढ़ रहा था, आपसे शो से पहले भी बात हो रही थी। क्या मतलब एक तो आपने कहा कि कश्मीरी पंडित्स के हवाले से उनके ऊपर ग़ालिबन 24 नंबर आप बता रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक ये है, इसके अलावा कौन से केसेज़ हैं और वो अपने केस को मतलब परस्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना जो लॉयर है, उन्होंने हटाया हुआ है और वो कहते हैं मैं नहीं लड़ना चाहता, रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे? देखिए, 2 हैं। एक तो 2017 में केसेस फाइल करे गए थे यासीन मलिक के खिलाफ, टेरर सपोर्ट को लेकर, फाइनेंस ऑफ टेरर को लेकर, कॉन्स्पिरेसीज़ ऑन टेरर एक्टिविटीज़ को लेकर, एक वो केस है 2017 का। उसके जी। अलावा 24 मर्डर के केसेस हैं, जिसमें एयरफोर्स ऑफिसर की किलिंग के केस हैं, जिसमें जस्टिस नीलकंठ कंजू के किलिंग के केस हैं, जिसमें लसक डायरेक्टर दूरदर्शन के केस हैं, उसमें रेप के केसेस हैं। वो अलग केसेस हैं। यासीन मलिक ने इस बार अपने आप को, जो आप कह रहे हैं, जो हमारे पास खबर है, उन्होंने कहा कि मैं कंटेस्ट नहीं करता हूं, मैं अपने आप को गिल्टी मानता हूं 2017 के जो चार्ज हुआ है उसको लेकर। उससे पहले जो केसेस हैं उनको लेकर अभी भी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है एयरफोर्स ऑफिसर के केसेस को भी लेकर। अभी जम्मू में चार्जशीट फाइल हुई है और वो केस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जम्मू बेंच पे चल रहा है।
बट उन्होंने अपने आप को कहा है कि मैं जो 2017 के जो चार्जेस है उस पे मैं अपने आप को गिल्टी मानता हूँ। अब उसके 2 वजह हो सकते हैं। एक वजह ये है क्योंकि जो प्रीवियस केसेस हैं उसमें कैपिटल पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है इनको। शायद कैपिटल पनिशमेंट से बचना चाहते हो, और 2017 के जो केसेस हैं उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो शायद वो कैपिटल पनिशमेंट से बचना चाहते हो, या कहीं ना कहीं ये अगेन ये बिल्कुल गेस है मेरा कि हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन के साथ जैसे कई बार होता है कि एक कंप्रोमाइज आ जाता है कि ठीक है, आपको फांसी की सजा नहीं देंगे अगर आप इन चार्जेस पे एडमिट करते हैं, एंड यू विल स्टे इन प्रिजन ऑल योर लाइफ। ये हो सकता है, हालांकि मुझे उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार ने ना किया हो, क्योंकि दैट मैन नीड्स टू बी पनिश्ड फॉर द मोस्ट हीनियस क्राइम्स ही हैज कमिटेड। ही इज द मैन जो रिस्पॉन्सिबल है कश्मीरी पंडित जेनोसाइड का, कश्मीरी पंडित एथनिक क्लींजिंग का, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और यासीन मलिक आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एथनिक क्लींजिंग एंड जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा सेकंड थॉट है वो गलत हो और सरकार ने ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो और वो बाकी केसेस फॉलो होते रहे। इसके अलावा मेरी खुद की पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो चुकी है, अगली हियरिंग आने वाली है, जिसमें हमने फास्ट ट्रैक केसेस मांगे यासीन मलिक के खिलाफ कि फास्ट ट्रैक करें, एसआईटी फॉर्म करें और उन्हें जल्द से जल्द सजा दें। अच्छा, राइट साहब, उनके खिलाफ मतलब एक होता है मुजरिम और एक होता है मुल्जिम। क्या कोई ऐसी चीज अभी तक प्रूफ हो चुकी है अदालत में उनके खिलाफ? जिस तरीके से आपने कश्मीरी पंडित्स के हवाले से कहा, कोई एक भी अगर हो जाती है, अगर किसी को मारना, एक केस हो या 10 केस हो, सजा तो उसमें फिर मेरे ख्याल आपके यहाँ भी और मेरे पाकिस्तान में भी सेम किस्म की चीजें हैं कि सजाए मौत होती है, फांसी की सजा होती है। तो ऐसी कुछ चीज अभी तक 2017 से है, तो कुछ हुआ इस किस्म का नहीं या तो नहीं, नहीं हुआ? ये जो जो प्रीवियस केसेस हैं किलिंग के और रेप के, उसमें लेकर प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हुई थी। ये 2017 के बाद ही उसमें फास्ट ट्रैक हुए हैं, खासकर जो एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग है। अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में बात करूं तो ना कुछ प्रूव हुआ है उन मर्डर्स को लेकर, ना यासीन मलिक ने एडमिट करा है। मगर अगर आप गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, उसमें मेरे संगठन का एक वीडियो चढ़ाया हुआ है, टिम सेबेस्टियन हार्ट टॉक करते थे बीबीसी का, उनका इंटरव्यू है, उसमें यासीन मलिक एडमिट करते हैं कि उन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा है, और उसके अलावा वो एडमिट करते हैं उन्होंने जस्टिस नीलकंठ गंजू को मारा है। और वो इंटरव्यू हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि कोई कहे कि भारत सरकार के प्रेशर में, सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रेशर में उन्होंने ये कहा है। वो इंटरव्यू लंदन में हुआ है, बीबीसी के स्टूडियो। अच्छा, एक चीज़ और भी इसके हवाले से कही जा रही है कि इनको इसी तरीके से सज़ा दी जाएगी जिस तरीके से मकबूल भट्ट और दूसरे जो साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। अफजल गुरु। जी, जी, अफ़ज़ल गुरु। कहते हैं कि उसी तरीके से इनको भी सज़ा दी जाएगी उसी और तरीके की सजा एक जी, ही है, फांसी की सजा है। अब वो न्यायालय देता है नहीं देना, मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, मगर जो चार्जेस हैं उनपे, जो जी, जी। पुराने केसेस हैं उनपे, उनकी उसमें कैपिटल पनिशमेंट एप्लीकेबल है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको कैपिटल पनिशमेंट देता है नहीं देता है, ये तो कोर्ट ही डिसाइड नहीं, कर अगर सकता जुर्म साबित है। होता है तो फिर तो सज़ा होती है। वो तो मेरे ख़्याल में फिर उसको तो दुनिया की कोई भी अदालत उसको मेरे ख़्याल डिनाई नहीं करती। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जुर्म साबित हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कवानीन में शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मकबूल भट्ट के केस में जुर्म साबित हुआ था और उनको जी, जी। न्यायपालिका ने सजा दी थी। अफजल गुरु के केस में भी आप लोग अफजल गुरु कहते हैं कि अफजल गुरु को याद रखते हैं, उसके अलावा प्रोफेसर गिलानी थे जी, जो जी। अक्यूज थे, उनको उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, बाइज्जत बरी किया, और उनको सजा नहीं दी गई। इसके अलावा ये सिर्फ अफजल गुरु को फांसी की सजा मिली, और क्योंकि हुँ। उनके उनके जो चार्जेस थे वो प्रूव हुए। राइट। अच्छा, एक लास्ट सवाल रायना साहब, उनके बारे में मैंने एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने पढ़ा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया नहीं था, बाहर के किसी मुल्क का। उसमें लिखा गया था कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि हमने अवाम की ख्वाहिश पे इनको फांसी की सज़ा दी है। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि अगर नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे यहाँ एक क्रिश्चियन खातून थी और जिसके इसके ऊपर ये वो बेचारी के आप ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे थे और लोग कहते थे कि उसको फांसी दो, लेकिन शुक्र है कि उसको फांसी नहीं दी गई, वो फ्रांस में अब रहती है, पाकिस्तान से चली गई। तो ये आप जी, ये पूरा जजमेंट पढ़िए। व्हाट इज जी, जी। हैपनिंग इज पीपल पूरे पैराग्राफ में से एक 4 वर्ड उठा के कह देते हैं। उसमें जहां तक मुझे याद नहीं है, बट जहां तक मुझे जी, उसका जिस्ट याद है,
उन्होंने कहा कि इसके क्राइम्स इतने संगीन हैं कि समाज में तब तक चैन नहीं मिलेगा इसके संगीन क्राइम्स को, जब तक उसकी सजा नहीं मिलेगी। वो जी। पूरी लाइन वो है कि इसके क्राइम्स इतने संगीन है, इसलिए भी इस देश में कोई किसी भी इनोसेंट को सजा होने के हक में नहीं है। हमारा जुडिशल सिस्टम कहता है कि 10 गुनहगारों को छोड़ दो, मगर एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होनी चाहिए। ये जी। हमारा जुडिशल सिस्टम है। तो ये जजमेंट की एक पैराग्राफ में से 4 वर्ड्स को कोट किया जाता है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। ज़रूरत के मुताबिक। आपने so someone should read has to read the entire judgment and that राइट। paragraph in toto to understand what was being said by the honorable. ओके रैना साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें टाइम जो हमारे पास अवेलेबल था उसमें कोशिश की कि आपके साथ डिस्कशन हो और बहुत अच्छी हो गई है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली जो कश्मीरी पंडित्स के हवाले से या रिसेंट जो किलिंग हुई उस हवाले से आपने बात की और बाकी जो डिलिमिटेशन क्योंकि ये इशू काफ़ी हाईलाइट हो रहा था तो मैंने कहा कि इसको क्योंकि आपका ताल्लुक उस इलाके से आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो मैंने कोशिश की कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी उस चीज़ को आप ही से समझे। राणा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। व्यूअर्स किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।